जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है कि हम पेट की क्लासेस देख रहे थे और पेट में दोस्तों हम हिस्ट्री देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हिस्ट्री क्लास देख रहे थे और हिस्ट्री में आज हम देखेंगे राजपूत काल। ठीक है, चलिए शुरू करते दोस्तों। उसके पहले बता कि मेरे साथियों हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 क्लासेस के नाम से। तो जा करके दोस्तों यहाँ पे सारी वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएंगी, एकदम आसान तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से हमने बनाया हो दोस्तों। तो स्टैटिक जीके अगर करना चाहते हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जा करके एक बार जरूर विजिट करिए। तो साथियों देखिए, हम देख रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में दोस्तों आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो ये सिलेबस है, पहले हमने हिस्ट्री का परिचय देखा पहले वीडियो में, दूसरे में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, तीसरे में वैदिक संस्कृति, चौथे में बौद्ध धर्म, पांचवें में जैन धर्म, छठे में मौर्य वंश, सातवें में गुप्त वंश और आठवें में हमने हर्षवर्धन में देखा। ठीक है, अब दोस्तों नौवां पार्ट है आपका राजपूत काल। क्या? राजपूत काल के बारे में आज देखेंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों इसकी जो पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मिलेगी दोस्तों। ठीक, हमने पेट पीडीएफ बैच के नाम से लॉन्च किया। तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, या फिर लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों, ये पहले नंबर पे आपको ये दिख जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 पीडीएफ बैच। ठीक है, ये दोस्तों है 199 रुपये का है। अभी दोस्तों आपको पता है कि ऑफर चल रहा है 111 रुपये, बहुत ही जल्द ये बंद होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो जा करके ले सकते हो। तो दोस्तों ये 8 चैप्टर्स के पीडीएफ वगैरह आपको मिलने वाले हैं इस बैच में। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये मिलेगा, और दोस्तों जनहित याचिका की पीडीएफ है, कंप्यूटर की ई बुक है यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स के लिए हिंदी की मिल जाएंगे दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, और साथ ही स्टैटिक जीके जो 99 रुपये में दोस्तों यूपी पुलिस यूपी एसआई के लिए। तो जाइए दोस्तों, और बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी जिनको आप लेने के बाद प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए विजिट करिए, लिंक नीचे मिल जाएगा। तो साथियों चलिए देखते हैं राजपूत काल। क्या साथियों? राजपूत काल। देखिए राजपूत की काल की अगर हम बात करना चाहें आपसे साथियों, तो आपको बता दें कि हर्षवर्धन के बाद, यानी हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हर्षवर्धन यानी थानेश्वर के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा। देखिए जो पुष्य भूति वंश के संस्थापक थे, तो उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के बाद राजपूत वंश का समय 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच तक चलता है। ठीक है, छोटे छोटे उसमें तो 700 से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। और आपको मैं बताना चाहूं कि भैया जो राजपूत काल था ना, यानी राजपूत काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। यानी आपसे पूछेगा भारत के अंधे युग के रूप में किसको जाना जाता है, तो राजपूत काल को। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंधे, भारत के अंधे युग के बारे में किसको कहते हैं, तो राजपूत वंश को। देखिए इससे संबंधित एक चीज कहावत है, अग्निकुंड सिद्धांत। ये क्या है? अग्निकुंड सिद्धांत क्या है? तो चंद्रबरदाई, आपको पता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंद्रबरदाई। इनके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने दोस्तों, गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने माउंट आबू पर दोस्तों यज्ञ करवाया, जिनमें से 4 लोग निकलते हैं। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित ना माउंट आबू में, राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पर यज्ञ करवाते और 4 लोग निकलते हैं, जिनमें से 4 वंश के लोग। ठीक है, जिनमें से गुर्जर प्रतिहार वंश होता है, परमाल वंश के होते हैं, चालुक्य वंश और चौहान वंश। तो ये दोस्तों राजपूत काल के संबंधित तो ये क्या है, एक कथन है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इन सभी के बारे में। पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश। आपको मैं बताना चाहूं कि ये वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। किसके थे दोस्तों? जो चालुक्य थे वातापी, उनके सामंत थे। क्या थे? उनके सामंत थे गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग। ठीक है, आपको बता दें इनका क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, किस क्षेत्र में निवासी थे, तो साथियों इनका क्षेत्र जो था वो राजस्थान व गुजरात के मध्य वाले भाग में, और इनकी राजधानी भीनवाल थी दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके राजाओं की। तो पहले हैं नागभट्ट प्रथम, 725 से लेकर के 760 ईस्वी तक। कौन साथियों? नागभट्ट प्रथम। आपको मैं बताना चाहूं कि साथियों यह गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। आपसे पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हैं नागभट्ट प्रथम। इसे मलेच्छाओं का
मलेच्छों का नाशक कहते थे, इन्होंने मलेच्छों को बहुत मारा था, ठीक है, तो उनका नाशक कहते हैं। यह उज्जैनी शाखा का संस्थापक था, जालौर में अपनी राजधानी बनाई। एसएससी सीडी है ना, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। इसने दोस्तों जालौर को अपनी राजधानी बनाई थी। वैसे दोस्तों इनकी राजधानी क्या थी, भीनमाल, मगर दोस्तों इसने क्या किया, जालौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों कुनकुन व देवराज आते हैं, ये नागभट्ट के भतीजे होते, कुछ समय के लिए बैठते हैं गद्दी पर, ठीक है। उसके बाद वत्सराज, क्या दोस्तों, वत्सराज दोस्तों, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन होगा, आप बताएंगे नागभट्ट। अगर पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वत्सराज था, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा दोस्तों, वत्सराज होगा, याद रखेंगे। इसके समय कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, यानी 3 पक्षों में, जिनमें 3 पक्ष में कौन थे, तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश यानी इनका खुद का वंश, और राष्ट्रकूट दोस्तों, ये 3 आपस में भिड़ रहे थे, ठीक है। इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया, परंतु दोस्तों राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गए थे। यानी देखिए जो 3 त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें दोस्तों देखिए जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इन्होंने पाल वंश के शासक धर्मपाल को तो हरा दिया, मगर राष्ट्रकूट के जो शासक थे ध्रुव थे, उनको हरा नहीं पाया, उनसे खुद हार गया कौन, गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज, ठीक है। और इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, रणहस्तिन और जय वराह की, ठीक है। चलिए देखिए आगे इनसे जो प्रचलित शासक थे नागभट्ट द्वितीय दोस्तों, इनसे याद रखेंगे, इनके समय त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसका अंत हो गया, वो समाप्त हो गया नागभट्ट द्वितीय के समय। उसके अलावा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को हराकर, देखिए ध्रुव ने अभी आपको पता है आगे हराया था ना इन्हीं के शासक को, ठीक है, और इनको ध्रुव ने हरा दिया। ध्रुव को हराने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। आपसे पूछ सकता है किस दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, तो नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है। चलिए उसके बाद रामभद्र आते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों मिहिर भोज, जो प्रसिद्ध राजा थे मिहिर भोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिहिर भोज क्या थे, प्रसिद्ध राजा थे। यहां से क्वेश्चन बनेगा 836 से 885 तक। आपको बताते हैं कि मिहिर भोज महान प्रतिहार का राजा था, एसएससी एमटीएस में पूछेगा। इसके समय अरब के यात्री सुलेमान आता दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप रखिएगा, ठीक है, इसको आप रखिएगा याद, ठीक है। मिहिर भोज के समय ही सुलेमान अरब यात्री आता है, और इसकी सबसे बड़ी अश्वसेना थी दोस्तों, इनके वंश में सबसे बड़ी अश्वसेना इसी की थी। और इसने जो उपाधि धारण की, देखिए इससे सीजन पूछा गया, आदि वराह की उपाधि किसने थी धारण की थी, तो मिहिर भोज ने, ठीक है, आदि वराह और प्रमाण की, ठीक है। अब देखिए जो ग्वालियर अभिलेख मिला था उसमें यह स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानता, कौन, मिहिर भोज स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं महेंद्रपाल। आपको बताते हैं कि महेंद्रपाल दोस्तों, इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। यानी जो महेंद्रपाल थे, इन्होंने राष्ट्रकूट के शासक जो थे इंद्रपाल, उनको पराजित करता है इंद्र तृतीय को, ठीक है। और इनके समय दोस्तों राज कवि होते हैं राजशेखर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजशेखर बहुत ही शानदार कवि थे। आप बता दें इनकी रचना कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास दोस्तों, जिसमें कर्पूर मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट, काव्य मीमांसा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं किसकी, राजशेखर की, ठीक। एमपीएसआई में पूछा गया, याद रखिएगा इसके समय भी, ठीक है। तो याद रखिएगा राजशेखर किसके तरफ आए थे, महेंद्रपाल महिपाल के, महेंद्रपाल महिपाल के, ठीक। इनकी रचनाएं याद रखना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों महेंद्रपाल के बाद महिपाल भी आएगा, और इसके समय भी राजकवि कौन थे, राजशेखर थे, ठीक है, समझे। चलिए, और महिपाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय बगदादी अत्री अल मसूदी आता है इनके शासनकाल में, ठीक है। याद रखेंगे महिपाल के समय अल मसूदी भी आता है, ये भी आपको याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों राज्यपाल आते, फिर यशपाल आते। यशपाल की बात करेंगे, ये अंतिम शासक थे, ठीक है। क्या थे दोस्तों, जो यशपाल थे वो अंतिम शासक थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। यशपाल को चंद्रदेव गहड़वाल ने हरा कर दोस्तों, ठीक है, किसने हराया था, चंद्रदेव गहड़वाल वंश के जो थे, उन्होंने यशपाल को हरा करके गुर्जर प्रतिहार वंश का
मतलब समाप्त कर दिया था इस वंश को। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? यशपाल। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों परमाल वंश। परमाल वंश की बात करेंगे दोस्तों, तो परमाल वंश का क्षेत्र कहाँ था? मालवा के आसपास। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण राज या फिर उपेंद्र राज। ठीक है, और इनकी राजधानी उज्जैन व धार थी। क्या थी? उज्जैन व धार थी दोस्तों। परमाल वंश की बात करते हैं। और देखिए जो सीयक द्वितीय हर्ष थे दोस्तों, इनकी रचना थी। देखिए इनके जो मेन जो राजा थे इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि सीयक हर्ष द्वितीय है ना, सीयक द्वितीय जिनको हर्ष भी कहते थे, इनकी रचना थी नैषधि चरित। ठीक है, और देखिए वाकपति मुंज इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? वाकपति और अमोघ वर्ष की। ठीक, और इनके जो वाकपति मुंज थे, इनकी दरबारी कौन थे? तो दरबारी कवि थे पद्मगुप्त दोस्तों, जिनकी रचना है नौ सहसांग चरित, और धनंजय थे जिनकी रचना थी 10 रूपक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनके और भी दरबारी थे जो धनिक और हलायुध, ये भी किसके दरबारी हैं? तो वाकपति मुंज के। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, परमाल वंश के संस्थापक हो गए कृष्णराज या उपेंद्र राज, इनकी राजधानी धार और उज्जैन हो गई। ठीक है, और दोस्तों इनके जो और राजा थे जो महत्वपूर्ण, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें एक सीयक द्वितीय थे जिनका नाम हर्ष था, इनकी रचना नैषधीय चरित थी। दूसरे हो गए मतलब और हो गए वाक्यपति मुंज, जिन्होंने ये उपाधि धारण की, अमोघ वर्ष की, वाकपति की। ठीक, और इनके दरबारी जो थे पद्मगुप्त हो गए, धनंजय हो गए। ठीक है, और आपको बता दें कि जो वाक्यपति मुंज थे, मुंज ने धार में, ठीक है, धार में मुंज सागर झील का निर्माण भी कराया था, ये भी याद रखेंगे, और इसने हूणों को पराजित भी किया था। ठीक है, चलिए अगले हैं भोज परमाल। क्या? भोज परमार दोस्तों, इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। आपको बता दें सबसे यशस्वी राजा थे ये। ठीक है, भोज परमार दोस्तों ये सबसे यशस्वी राजा थे, और इनकी राजधानी धार थी, है ना। उपाधि दोस्तों नव विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। आपको बता दें राजा भोज ने धार पर शासन किया था, और इन्होंने क्या साथियों, इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, और इसी मंदिर की मूर्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। दोस्तों आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपने देखा होगा एक मूर्ति दी जाती है, वो यही इसी मंदिर की मूर्ति के समान है। ठीक है, चलिए, और जो ये मंदिर की मूर्ति थी दोस्तों, इसको अंग्रेज उठा के ले गए, और इस मंदिर की मूल मूर्ति को बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे जो मूर्ति आपको सरस्वती जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के समय दी जाती है, वो यही मूर्ति थी। ठीक, इसी की कॉपी होती है। ठीक है, इन्होंने भोपाल में भोजपुर झील का निर्माण करवाया, और त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में निर्माण कराया। इसके अलावा इनके ग्रंथ की बात कर ले दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे लेखक कवि भी थे। तो सरस्वती कंठभरण हो गया, आयुर्वेद सर्वस्व हो गया, समरंगगढ़ सूत्रधार हो गया, सिद्धांत संग्रह हो गया, योग सूत्र वृत्ति हो गया, और विद्या विनोद होगा। वो ये क्या है? भोज परमार कवि राज की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तीसरे थे सोलंकी या चालुक्य वंश। तो इनके बारे में बात करेंगे। इनका क्षेत्र गुजरात था, और इनकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़। दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछा गया। भारत के अंतिम राजवंश थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षित किया था। दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण अपने दरबार में दिया था। ठीक है, कौन से थे? सोलंकी और या फिर चालुक्य वंश। ठीक है, चलिए इसके दोस्तों पहले राजा मूलराज प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कि चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने इसे पराजित किया। जो चौहान राजा थे, चौहान वंश के राजा थे विग्रहराज द्वितीय, उन्होंने मूलराज प्रथम को पराजित किया, तथा गुजरात में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसके अलावा अगले जो हैं भीमदेव प्रथम है। भीमदेव प्रथम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1025 में महमूद गजनवी का गुजरात पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया इसी समय। ठीक है, जब सोमनाथ मंदिर पे दोस्तों गजनवी का आक्रमण होता, उस समय यही क्या होता दोस्तों? यही राजा होता। ठीक है, भीमदेव प्रथम का मंत्री था विमल शाह, जिन्होंने दोस्तों दिलवाड़ा में जैन मंदिर बनवाया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है मूलराज द्वितीय। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी को 1778 में माउंट आबू पर्वत के पास इसने हराया था। किसने? मूलराज द्वितीय ने। ठीक है, वहीं भीम द्वितीय की बात कर लें तो भीम द्वितीय दोस्तों इसने क्या किया? 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुजरात पर अधिकार हुआ इसी समय।
ठीक है, और चौहानों के साथ संघर्ष करता रहा और ये अंतिम शासक था। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। आपको बता दें मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चौहान वंश आएगा। क्या? चौहान वंश आएगा दोस्तों। और चौहान वंश के बारे में बात करूं तो इनकी दोस्तों क्षेत्र कौन सा था? अजमेर क्षेत्र था। संस्थापक दोस्तों सिंहराज या वासुदेव बोलते थे। ठीक है, आप बता दें कि चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर थी, जो बाद में दोस्तों मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया। कौन? अजमेर। ये यूपीएसआई में पूछा भी गया। पहले चौहानों की राजधानी थी। चलिए शासक की बात करते हैं तो अजय राज चौहान दोस्तों, इनके बारे में बात करें तो अजय राज, देखिए अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना कर इसको अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पर गढ़ बिड़ली दुर्ग भी बनवाया। ठीक, किसने? अजय राज चौहान के नाम पर ही अजमेर नगर बना। ठीक है, अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के सिक्के भी चलवाए थे अजय राज ने। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ, यानी जिनको हम विसल देव बोलते हैं। क्या? विसल देव बोलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक व कवि था। ये सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था इस वंश का विसल देव। ठीक है, और उसको आपको बता दें कि हर केली नाटक लिखा इसके द्वारा लिखा गया और इनके राजकवि थे सोमदेव। आपको बता दें कि अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया, जिससे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, देखिए विग्रह राज चतुर्थ थे, इन्होंने क्या किया? अजमेर में एक दोस्तों सरस्वती कंठाभरण नाम से पाठशाला खुलवाया था, जिसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। ठीक है, चलिए सोमदेव ने बीसल देव के समान ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन पे तो आपको पता होगा मूवी बनी ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके राजकवि कौन है? चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो ने इनकी रचना है। ठीक है, राय पिथौरा, यानी सभी पड़ोसी राज्यों को जीता इनको कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें महोबा युद्ध में परमर्ददेव है ना, परमार्ददेव चंदेल को हराते हैं ये, और जिसे एक रात्रि युद्ध भी कहा जाता है। एक रात में दोस्तों परमर्ददेव को हरा देते चंदेल शासक को। देखिए इनके समय तराइन के 2 युद्ध होते हैं, 1191 में और 1192 में लगातार। आपको बता दें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 होता है, मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जिसके छोड़ने का परिणाम क्या होता है कि फिर से वो आक्रमण करता है एक दूसरे साल 1192 में, और चौहान हार जाते हैं। चौहान को लेके जाता है अपने साथ। ठीक है, जिसके साथ चंद्रबरदाई जाते हैं और इनकी दोस्तों निर्मम हत्या करता है। ये चीजें आपने मूवी में भी देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चलिए अगले हैं गहड़वाल वंश। क्या? गहड़वाल वंश की बात करते हैं दोस्तों तो इसके संस्थापक चंद्रदेव होंगे और राजधानी वाराणसी। शक्तिशाली राजा की बात करें तो गोविंद चंद्र थे। आप बता दें इसके लेखों से इसे विधिक विद्या विचार वाचस्पति भी कहते हैं। किसको? गोविंद चंद्र को। ठीक है, गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, और इसके अलावा गोविंद चंद्र की पत्नी कौन थी? कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार का भी निर्माण कराया था। और दोस्तों गहड़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो जयचंद थे। ठीक है, और इनके यहाँ कवि कौन थे? श्रीहर्ष थे। कहाँ के? गहड़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद हो गया। आपको बता दें जयचंद दोस्तों चंदावर का युद्ध होता 1194 में जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद यहाँ पे मारा गया इस युद्ध में। आपको बता दें इसकी ही पुत्री थी कौन? संयोगिता, जिसका अपहरण पृथ्वीराज चौहान तृतीय कर ले जाते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, आप बता दें कि इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गहड़वाल वंश के शासन को समाप्त भी कर दिया था। ठीक है, चलिए अब है चंदेल शासक। तो चंदेल शासक के संस्थापक कौन थे? नन्नुक यानी कि चंद्रदेव वर्मन। दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। इनका क्षेत्र था बुंदेलखंड, जेजाग भुक्ति। दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछा गया। इनकी राजधानी दोस्तों क्या थी? खजुराहो, पहले कालिंजर। ठीक है, और राजा धंग की बात करते हैं तो आपको बता दें राजा धंग ने के द्वारा कलिंजर से राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो किया गया था। राजा धंग ने खजुराहो को राजधानी बनाई थी। राजा धंग ने ही कंदारिया महादेव मंदिर यानी खजुराहो में उसका निर्माण कराया था। आपसे पूछा सकता है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासक राजा धंग ने। चलिए आगे हैं यशो वर्मन, ये प्रमुख राजा था। आप बता दें कि खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक यशो वर्मन ने। चंदेल शासक विद्याधर के प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या भी की थी यशो वर्मन ने।
ठीक है। चलिए धंगदेव की बात करते हैं दोस्तों। तो धंगदेव की बात करते हैं, धंगदेव को प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय किसको दे जाता है? धंगदेव को, ठीक है। यानी प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई, और धंगदेव ने खजुराहो में वैद्यनाथ, विश्वनाथ व जिननाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था, ठीक है। वहीं अगले दोस्तों विद्याधर, विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली थे। आपको बता दें विद्याधर एकमात्र हिंदू शासक था जिसने मोहम्मद गजनवी का डट कर विरोध किया था, ठीक है। फिर उसके बाद परमार देव होते हैं, ये चंदेल वंश के अंतिम शासक होते हैं। आपको बता दें इनके ही सेनापति कौन थे? आल्हा उदल मोहब्बा वाले, जिनकी वीरताओं के किस्से दोस्तों आप सुनते होंगे, ठीक है। 1202 में कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी इनके द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब कुछ यहाँ से वन लाइनर टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन हो गए? दंतिवर्मा दोस्तों, ये यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया, SSC सीजन में पूछा गया। एलोरा के मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, ये SSC CHSL में पूछा गया। सिसोदिया वंश की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़, ये भी पूछा गया। और बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसको हम दक्कन का दरवाजा कहते हैं, का निर्माण यदुवंशी अहीर राजा आसा अहीर द्वारा कराया गया था, यूपी SSSC पेट 2023 में पूछा गया है। वही दोस्तों मोतीलाल तेजवत है ना, आदिवासियों का मसीहा था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1921 के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जिनका संबंध राजस्थान से, ये भी पेट में पूछा गया। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छा भी लगा हो दोस्तों। वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए जिनको दोस्तों चाहिए PDF वगैरह है ना इसकी, तो जा करके हमारे ज्ञान RBL ऐप पर दोस्तों इसको डाउनलोड करके ले सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको 8 चैप्टर्स की PDF आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। बहुत ही जल्द दोस्तों ऑफर प्राइस आपका समाप्त होने वाला, जाइए परचेस करिए दोस्तों। और जाइए हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दिया है आप सभी के लिए, जा करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।